एक छोटी सी गांव पिपरिया में दो सच्ची सहेलियां रूही और मीना रहती थीं। रूही गरीब परिवार से थी, लेकिन मेहनती और खुशमिजाज थी। उसके माता पिता मजदूरी करते थे और उनके पास छोटा सा कच्चा मकान था। वहीं दूसरी तरफ मीना गांव के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी। मीना के पिता के पास बड़ी हवेली थी, ढेर सारी जमीनें थी और उनकी गांव में काफी इज्जत थी। दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में थे। चाहे किसी को इस दोस्ती से परेशानी हो, लेकिन दोनों सहेलियों के लिए एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल थी। एक दिन रूही और मीना ने जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने का फैसला किया, ताकि रूही के घर के चूल्हे के लिए कुछ लकड़ी इकट्ठी की जा सके। अरे मीना, ये जंगल कितना शांत है ना। यहाँ आने से हमेशा मन को शांति मिलती है। हाँ रूही, मुझे भी यहाँ आना बहुत पसंद है। और देखो, ये लकड़ी भी कितनी अच्छी है। इससे तुम्हारे घर का चूल्हा बहुत अच्छे से जलेगा। जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करते हुए वो एक अजीब सी चमक की ओर आकर्षित हो गयीं। दोनों ने नजरें मिलाई और धीरे धीरे उस चमक की ओर बढ़ने लगी। ये क्या चमक रही है? कहीं सोना तो नहीं? सोना? हाँ, लेकिन ये जंगल में कहाँ से आया? जैसे ही वो पास में पहुँची, उनकी आंखें खुली की खुली रह गयी। वहाँ एक सुंदर रसोई थी, जिसमें सब कुछ सोने और चांदी का था। बर्तन, तवे, कढ़ाई, चिमटा और यहाँ तक कि चूल्हा भी चांदी का था, और वो भी जादुई। रसोई से अद्भुत सुगंध आ रही थी, जैसे किसी ने ताज़ा भोजन बनाया हो। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत प्रकट हो गई। उसके हाथों में एक चमकीली छड़ी थी और उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। बेटियों, ये रसोई सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्ची दोस्ती में विश्वास रखते हैं और किसी के प्रति ईर्ष्या या लालच नहीं रखते। रूही और मीना ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। अम्मा, ये जादुई रसोई यहाँ जंगल में कैसे आई? क्या ये सचमुच हमारी है? हाँ बेटा, ये जादुई सोने चांदी की रसोई तुम दोनों के लिए है, लेकिन याद रखो, इसका एक नियम है। तुम दोनों में से कोई भी इसे अकेले इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इसे सिर्फ सच्चे दोस्त मिलकर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मीना ने रूही की ओर मुस्कुराते हुए देखा। रूही, सोचो, अब हम रोज यहाँ आकर खाना बनाएंगे। कितनी मजेदार बात होगी ना, है ना? हाँ मीना, अब मुझे लकड़ी इकट्ठा करने की भी चिंता नहीं रहेगी। हम यहाँ आकर कुछ भी बना सकते हैं। दोनों सहेलियों ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौट आईं। अगले दिन दोनों सहेलियां वापस उसी सोने चांदी की जादुई रसोई में गईं। रूही, देखो, इस चांदी के तवे पर रोटी सेकने में कितनी मजा आ रही है। हाँ, और ये कढ़ाई में बनी सब्जी की खुशबू देख, वाह, ऐसा लगता है जैसे ये सोने चांदी की रसोई सचमुच जादुई है। रसोई सच में जादुई थी। वहाँ जितना भी खाना बनाते वो कभी भी खत्म नहीं होता था और हमेशा ताज़ा और स्वादिष्ट रहता था। अब दोनों सहेलियां रोज इस जादुई सोने चांदी की रसोई में आकर खाना बनाती, हंसती खेलती और घंटों गपशप करती। गांव के लोगों को जब ये पता चला कि रूही के पास अब हमेशा भरपूर खाना है, तो वो लोग हैरान हो गए। अरे, रूही के पास इतना अच्छा खाना कहाँ से आता है? कल भी मैंने उसकी माँ को बाजार से कुछ खरीदते हुए नहीं देखा था। जरूर उस अमीर मीना का ही कोई हाथ है, वरना उस गरीब रूही के पास इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? इन बातों का असर रूही और मीना की दोस्ती पर नहीं पड़ा, लेकिन एक दिन मीना के मन में एक सवाल उभर आया। रूही, मैं सोच रही हूँ, अगर ये सोने चांदी की जादुई रसोई सिर्फ मेरी होती तो कितना अच्छा होता। सब लोग मुझे देखकर ईर्ष्या करते।
अरे मीना, ये क्या कह रही हो? ये सोने चांदी की जादुई रसोई हमारी दोस्ती की निशानी है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मीरा को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसके मन में लालच ने घर कर लिया था। एक दिन मीना ने सोचा कि वो अकेले सोने चांदी की जादुई रसोई का इस्तेमाल करके देखेगी। उसने रूही को नहीं बुलाया और चुपचाप अकेले ही सोने चांदी की जादुई रसोई में चली गई। जैसे ही उसने पहली रोटी तवे पर डाली, रसोई में अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी और चारों ओर धुआं उठने लगा। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, मीना, तुमने अपनी दोस्ती का वादा तोड़ा। ये जादुई सोने चांदी की रसोई अब तुम्हारे लिए नहीं है। सोने चांदी की जादुई रसोई अचानक से गायब हो गई। मीना घबरा गई और समझ गई कि उसने अपनी लालच में कितनी बड़ी गलती कर दी है। मीना भागकर रूही के पास गई और रोते हुए उससे माफी मांगी। रूही, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर दोस्ती के नियम को तोड़ दिया। मैं समझ गई कि सच्ची दोस्ती में कोई लालच नहीं होनी चाहिए। रूही ने उसे गले लगाते हुए कहा, मीना, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है। दोस्ती में माफी भी होती है। चलो अब हम अपनी सच्ची दोस्ती पर ध्यान देंगे। हमें उस जादुई सोने चांदी की रसोई से बड़ा सबक मिला है। मीना ने राहत की सांस ली और रूही को कस के गले लगा लिया। इस घटना के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे का साथ देना जारी रखा। गांव वालों ने भी उनकी सच्ची दोस्ती को सराहा और उन्हें आदर्श मानने लगे और इस तरह सोने चांदी की जादुई रसोई ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। सच्ची दोस्ती में ना ईर्ष्या होनी चाहिए और ना ही लालच। अरे एक बार में समझ नहीं आता क्या तुम दोनों को? जब तक पहले के राशन के पैसे नहीं चुका देते तब तक तुम्हें एक मुट्ठी तो क्या, एक दाना भी राशन का नहीं मिलने वाला। काका, आप तो जानते ही हैं कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। हम जल्दी ही आपके राशन के सारे पैसे चुका देंगे। अरे घर के हालात जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार मुफ्त में राशन दे दूंगा। अभी जा रही हो यहाँ से या फिर और बेइज्जती करूँ तुम्हारी? राशन वाले की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के मौजूद लोग आरती और दिव्या को देख रहे होते हैं। दोनों बहनें आंखों में आंसू लिए वापस अपने घर जाने लगती हैं। तभी दिव्या का सूट एक कील में फंसकर फट जाता है। गरीबी में आटा गीला, आज फिर से ये सूट फट गया है। हे ऊपर वाले, दुनिया भर की सारी मुसीबतें क्या तूने हमारी किस्मत में ही लिखी है? दोनों बहनें उदास होकर अपने घर आ जाती हैं। वहीं उनकी माँ सुमन एक छोटी सी सिलाई मशीन पर बैठकर लोगों के कपड़े सिलने का काम कर रही थी। अरे माँ, अगर लोगों के कपड़े सिल लिए हो तो जरा अपनी बेटी का सूट भी सिल दो। क्यों, आज फिर फट गया क्या तुम्हारा सूट? और नहीं तो क्या माँ, अब तो गिने चुने 1-2 सूट ही बचे हैं, वो भी ऐसे ही फट जाया करते हैं। 2 साल हो गया है नया सूट खरीदे हुए। अब तो एक नया सूट दिला दो ना। हम कब तक इन पुराने सूट को सिल करके पहनेंगे? अब तो ये सूट सिलाई के लायक भी नहीं बचे। आरती, दिव्या, तुम दोनों जानती हो ना कि अभी घर के हालात कैसे हैं। किस तरह से मैं लोगों के थोड़े बहुत कपड़े सिलकर इस घर का खर्चा चला रही हूँ। अगर आज तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो हमें यूँ छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना न पड़ता। अपनी माँ की बातें सुन और उसकी आंखों में आंसू देख दोनों बहनें नई सूट की जिद छोड़ देती हैं। अपने पति की मौत के बाद सुमन लोगों के कपड़े सिलकर दोनों बेटियों और घर का गुजारा चलाती थी। आरती, दिव्या बेटा, मैं जरा ये सेजल को सूट देकर आती हूँ, ठीक है? सुमन जैसे ही सूट लेकर खड़ी होती है कि तभी अचानक उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। आह, मेरी कमर। माँ, आप दवाई लेकर क्यों नहीं आती हो? कब तक इस तरह कमर के दर्द को बर्दाश्त करती रहोगी? बेटा, अगर दवाई ले आई तो तुम लोग खाओगी क्या? वैसे ही उस राशन वाले का इतना कर्ज हो गया है कि अब तो घर के बाहर भी मुँह छुपा कर जाना पड़ता है।
आप आराम करो, मैं और आरती ये सूट देकर आ जाएंगे। अपनी माँ को आराम करने के लिए बोलकर आरती और दिव्या सूट लेकर सेजल के घर जाती है। आरती दिव्या को फटे हुए सूट में देखकर सेजल कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? माँ ने आपका सूट सिल दिया है, वही देने के लिए आए थे। सिलाया फाड़ दिया है तुम्हारे सूटों की तरह। पहली बार देखा है किसी दर्जी की बेटी को फटे सूट में घूमते हुए। तुम्हारी माँ गांव भर के कपड़े सिलती है, क्या उसकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अपनी बेटियों के लिए नया सूट सिल दे? सेजल आरती और दिव्या के फटे सूट का मजाक उड़ाते हुए काफी हंसती है, जिसे देख दोनों बहनों को सेजल पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कुछ न कहते हुए दोनों चुपचाप घर आ जाती हैं और सारी बात अपनी माँ को बताती हैं। हर कोई हमारे फटे सूट का मजाक उड़ाता है। अब इन फटे सूट को पहनकर हमारा तो घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। 2 दिन बाद गांव में इतना बड़ा कीर्तन होने वाला है, उसमें क्या हम दोनों बहनें ऐसे फटे हुए सूट को पहनकर जाएंगी? क्या ही इज्जत रह जाएगी गांव भर में हमारी। अपनी दोनों बेटियों को सूट के लिए इस तरह रोता देख सुमन को काफी दुख होता है। सुमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपनी दोनों बेटियों के लिए नए सूट का इंतजाम कैसे करे। तभी अचानक सुमन की नजर उसकी सिलाई मशीन के पास पड़े ढेर सारे कतरनों पर जाती है। मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट तो नहीं खरीद सकती, लेकिन उनके लिए नया सूट बना तो सकती हूँ ना। सुमन उन सभी कतरन को लेकर आपस में एक एक कर सिलने लगती है और सारी रात जागकर अपनी बेटियों के लिए कतरनों से सूट तैयार कर देती है, जिसे पहनकर दोनों बेटियां काफी खुश होती हैं। माँ, ये सूट बहुत सुंदर है, बल्कि इससे सुंदर तो पूरी दुनिया में कोई भी सूट नहीं होंगे। अब हम आराम से कीर्तन में जा सकते हैं। आरती दिव्या अपनी माँ के बनाए हुए कतरनों के सूट को पहनकर कीर्तन में चली जाती हैं। लेकिन तभी कीर्तन में मौजूद हर कोई उन दोनों बहनों को देखकर हंसने लगता है। इन दोनों जोकरों को तो देखो, कैसे रंग बिरंगे सूट पहनकर आई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनका सूट ढेर सारे कतरनों से बना हुआ है। इन्हें देखकर तो मेरी हंसी ही रुक नहीं रही। कीर्तन में मौजूद हर औरत दोनों बहनों के सूट का मजाक उड़ाते हुए काफी हंसने लगती हैं, जिसके चलते दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने घर आ जाती हैं। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम दोनों नया सूट जल्दी पहनोगी। देखना, वो सूट इतना सुंदर होगा, इतना अलग होगा ना कि हर कोई उसे देखता ही रह जाएगा। सुमन अपनी दोनों बेटियों को हौसला देकर उन्हें शांत करवाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं। सुमन रोज की तरह सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिल रही होती है कि तभी वहाँ हाथों में शादी का कार्ड लिए उसकी बहन चमेली आती है। अरे चमेली, मेरी बहन, तू कैसी है? कितने समय बाद तुझे देख रही हूँ। खबर ऐसी थी कि आना ही पड़ा। मेरी बेटी रीना की 2 हफ्ते बाद शादी है। तुझे और तेरी दोनों बेटियों को जरूर आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग जरूर आएंगे। मेरी बेटी की शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो वहाँ पर अपनी बेटी को ये फटे सूट पहनाकर मत ले आना, वरना हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। इतना कहकर चमेली शादी का कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अपनी मौसी की बातें सुन दोनों बहनें कहती हैं, हमारे पास तो नया सूट नहीं है और हम बिना नए सूट के शादी में कैसे जाएंगे, इसलिए माँ आप ही चली जाना शादी में। तुम लोग फिक्र मत करो, तुम दोनों शादी में जाओगी, वो भी नया सूट पहनकर। सुमन अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट लाने के लिए रात भर जागकर लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके उनके सूट के लिए पैसे जोड़ती है। ओह, मेरी कमर, मन तो कर रहा है थोड़ी देर लेट जाऊं, लेकिन अगर लेट गई तो अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट कैसे ला पाऊंगी। सुमन 1 हफ्ते तक लगातार मेहनत करती है और आखिरकार सुमन सूट का कपड़ा लेने के लिए पैसे जोड़ ही लेती है।
आखिर मैंने सूट के कपड़े के लिए पैसे जोड़ ही लिए। अब मेरी बेटियां भी नया सूट पहनेंगी। सुमन उन पैसों को लेकर कपड़ा लाने के लिए शहर की तरफ जा रही होती है। तभी अचानक सुमन एक गड्ढे में गिर जाती है और उस गड्ढे के रास्ते वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। हे ऊपर वाले, ये मैं कहाँ आ गई और ये कैसी जगह है? यहाँ तो सारे घर, जमीन, पेड़ सब कुछ सोने और चांदी का बना हुआ है। ये मैं कहाँ फंस गई? अपने चारों तरफ सोने और चांदी की बनी हुई चीजों को देखकर सुमन काफी हैरान हो रही होती है कि तभी उसके सामने एक रानी आ जाती है। मैं इस जादुई सोने और चांदी की दुनिया की रानी हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस रानी को देखकर सुमन काफी डर जाती है और डरते डरते उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर तुम एक अच्छी इंसान हो, इसीलिए तुम इस जादुई दुनिया में आई हो। इस दुनिया में आने वाला इंसान साफ दिल का होता है। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? हमारी जादुई दुनिया में आने वाले को हम कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियाँ जिंदगी में एक बार अच्छा सूट पहन सके। सुमन की बात सुन वो रानी अपनी जादुई छड़ी से जादू करके सुमन को सोने और चांदी का एक एक कपड़ा देती है। इन कपड़ों से तुम अपनी बेटियों के लिए सोने और चांदी के सूट सिलना। सुमन रानी से सोने और चांदी का कपड़ा लेकर वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और जल्दी से अपनी बड़ी बेटी के लिए सोने का सूट और वही छोटी बेटी के लिए चांदी का सूट बनाकर तैयार कर देती है, जिसे पहनकर उसकी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं। माँ, ये सोने और चांदी का सूट तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ माँ, आपने सही कहा था, हमारा सूट सबसे अलग और अनोखा होगा। सोने और चांदी का सूट पहनकर दोनों बहनें काफी खुश होती हैं। तभी जैसे ही दिव्या अपने सोने के सूट पर हाथ फहराती है तो उसके अंदर से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये क्या माँ, मेरे सोने के सूट के अंदर से सोने के सिक्के कैसे गिरे? दिव्या को देख जैसे ही आरती अपने सूट पर हाथ फहराती है तो उसके चांदी के सूट के अंदर से भी चांदी के सिक्के गिरने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों बेटियां काफी खुश होती हैं। इसका मतलब ये कोई साधारण सोने और चांदी का सूट नहीं, बल्कि जादुई सोने और चांदी का सूट है, जिससे हम जितना चाहें उतना सोना और चांदी ले सकते हैं। जादुई सोने चांदी का सूट पाकर तो जैसे मानो दोनों माँ बेटियों की किस्मत ही बदल गई थी। दोनों बहनें शादी में भी सोने और चांदी का सूट पहनकर ही जाती हैं, जिसके चलते शादी में हर कोई दुल्हन को छोड़कर सिर्फ उन दोनों बहनों को ही देख रहा होता है। मैंने तुम दोनों से अच्छा सूट पहन कर आने को कहा था, लेकिन तुम तो ये सोने और चांदी का ही सूट पहन कर आ गई। आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मौसी जी, यही समझ लीजिए कि हमारी लॉटरी लग गई है। दोनों बहनें अपने सोने चांदी के सूट की मदद से अपने घर की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल ठीक करती हैं और अपनी माँ को एक बड़ा सा बुटीक भी खोलकर देती है और अब तीनों माँ बेटियाँ एक अच्छी जिंदगी जीती हैं। इसी के साथ सोने और चांदी का जादुई सूट पाकर दोनों बहनों में कोई घमंड या लालच भी नहीं आता और अब अपने जादुई सोने चांदी के सूट से वो जरूरतमंद लोगों की भी मदद करती है। कलकत्ता के एक छोटे से शहर में अमायरा अपनी छोटी बहन श्रुति के साथ रहती थी। अमायरा बहुत ज्यादा गरीब थी और वो एक छोटे से किराए के घर में रहा करती थी। उनके माता पिता का कई साल पहले ही देहांत हो चुका था, जिसके बाद से अमायरा को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता था और अपना घर चलाने के लिए अमायरा एक कपड़े की दुकान पर काम किया करती थी। अरे आंटी जी, ये गाउन हमारी दुकान का सबसे स्टाइलिश और ट्रेंडिंग गाउन है। मार्केट में इस गाउन की बहुत ज्यादा डिमांड है और ये गाउन आपकी बेटी के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अरे मॉम, क्या सोच रही हो, ले लीजिए ना। और वैसे भी मुझे इस तरह के स्टाइलिश गाउन बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, ले लो। वैसे कितने का है ये गाउन?
आंटी जी, वैसे तो ये गाउन 12,000 रुपए का है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए 10,000 का लगा देती हूँ। ठीक है, ये लो पैसे और इसे पैक कर दो। इतना कहकर वो कस्टमर वहाँ से चले जाती है। तभी वहाँ पर दुकान का मालिक आ जाता है और वो अमायरा से कहता है, अरे वाह मायरा, तुम तो बहुत अच्छे तरीके से सीख गई हो दुकान चलाना। 6,000 का गाउन तो तुमने 10,000 रुपए में बेच दिया, क्या बात है। अरे अंकल जी, ये सब कुछ तो मैंने आप ही से सीखा है। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, अब तुम भी अपने घर चली जाओ। और हाँ, ये लो 1,000 रुपए, अपनी छोटी बहन के लिए एक सुंदर सी ड्रेस और आइसक्रीम खरीद लेना, वो बहुत खुश हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। अरे इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारी मेहनत है जिसका तुम्हें फल मिल रहा है। फिर अमायरा बाजार से अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा गाउन और उसकी मनपसंद आइसक्रीम लेकर जाती है, जिसे देखकर श्रुति अमायरा से कहती है, अरे दीदी क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। और ये क्या, आप मेरे लिए मेरी मनपसंद आइसक्रीम और इतनी सुंदर ड्रेस भी लेकर आई हैं। हाँ मेरी प्यारी बहन, और ये लो, जल्दी से आइसक्रीम खा लो वरना सारी पिघल जाएगी। दीदी आप मेरे लिए दिन रात कितनी मेहनत करती हो ना, लेकिन मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। अरे मेरी प्यारी बहना, तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मन लगाकर पढ़ाई करो, मुझे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप देखना दीदी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं आपके लिए एक ऐसी ही कपड़े की दुकान खोल कर दूंगी, फिर आप अपनी खुद की दुकान में बैठकर आराम से कपड़े बेचना। अरे हाँ हाँ मेरी बहन, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम चलकर खाना खा लो और जल्दी से सो जाओ, कल सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना। और इसी तरह दोनों बहनों की जिंदगी बड़े ही सुकून से गुजर रही होती है। तभी अगले दिन श्रुति को स्कूल भेजने के बाद जब अमायरा अपनी दुकान के लिए निकल रही होती है, तभी सामने से उसका मकान मालिक ओम प्रकाश आता है और कहता है, अरे अमायरा, इतनी सुबह सुबह क्या अपनी दुकान पर जा रही हो? हाँ अंकल जी, लेकिन आप सुबह सुबह यहाँ, किराया तो मुझे 2 दिन बाद देना है ना। अरे हाँ, वो तो मुझे पता है, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही चला आया था। अरे तो आइए ना अंकल जी, मैं आपके लिए चाय या जूस बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बस मेरा एक काम कर देना। वो 2 दिन बाद मेरी पत्नी का जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दुकान का सबसे सुंदर सूट लाकर मुझे दे देना, ताकि मैं अपनी पत्नी को गिफ्ट कर सकूँ। और रही बात पैसों की, तो जब मैं किराया लेने आऊँगा तभी हम हिसाब कर लेंगे। कोई बात नहीं अंकल जी, मैं आंटी जी के लिए अपनी दुकान का सबसे स्टाइलिश और डिजाइनर सूट लेकर आऊंगी, देखना आंटी जी को वो सूट बहुत पसंद आएगा। इतना कहकर अमायरा खुशी खुशी अपने काम पर चली जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशी बस कुछ पल की ही थी, क्योंकि जब अमायरा अपनी दुकान पर पहुंचती है तो वो देखती है कि दुकान का ताला पहले से ही टूटा पड़ा है और शटर भी आधा खुला पड़ा है, जिसे देखकर अमायरा कहती है, अरे ये क्या, शटर का ताला तो पहले से ही खुला पड़ा है, दुकान की चाबी तो कल अंकल जी मुझे देकर गए थे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। इतना कहकर अमायरा जैसे ही शटर उठाती है तो वो देखती है कि दुकान का आधे से ज्यादा माल चोरी हो चुका था, और ये देखकर अमायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो फटाफट से दुकान के मालिक को फोन करके वहाँ पर बुलाती है। तभी कुछ देर बाद जब दुकान का मालिक वहाँ पर आता है तो आसपास के सभी दुकान वाले उससे कहते हैं, अरे देख लिया ना बबलू भाई, इस लड़की पर भरोसा करके आपने अपनी दुकान की चाबी इसके हाथ में सौंप दी और आज इसी लड़की ने आपकी पूरी दुकान की सफाई कर दी, इसीलिए आजकल किसी पर इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए। वैसे आपने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा तो लगवाया था ना? नहीं, मैंने अपनी दुकान में कोई कैमरा नहीं लगवाया है। अरे बिना सबूत के तो हम इस लड़की को पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकते हैं, अब क्या करोगे आप?
अमायरा, मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझको ही धोखा देगी। चली जा यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। और तुम सब भी सुन लो, अगर किसी ने अपनी दुकान में इस लड़की को काम दिया तो उसके साथ भी ये ऐसा ही धोखा करेगी। उन लोगों के बीच अमायरा अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पाती है और वहाँ से रोते हुए चुपचाप अपने घर चली जाती है और अपने माता पिता की तस्वीर के आगे खड़ी होकर कहती है, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? आज मुझ पर उन सब ने चोरी का इल्जाम लगाया है, लेकिन आपको तो पता है ना कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन फिर भी उन सभी दुकान वालों ने मेरे खिलाफ अंकल जी को ऐसा भड़काया कि वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और इस तरह अमायरा के काम पर न जाने की वजह से अमायरा के घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और जब कई महीनों तक अमायरा अपने घर का किराया नहीं देती है तो अगले दिन ही मकान मालिक आकर अमायरा से कहता है, अरे अमायरा, पूरे 2 महीने हो गए हैं, लेकिन तूने अभी तक घर का किराया नहीं दिया है। इसलिए अगर तूने आज किराया नहीं दिया तो तू ये घर खाली करके जा सकती है। अंकल जी, मुझे बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपका सारा किराया दे दूंगी। अरे मेरा किराया कहाँ से देगी जब तेरे पास नौकरी ही नहीं है। मुझे सब पता है कि तुझे तेरे दुकान के मालिक ने काम से निकाल दिया है और अब तुझे कहीं भी कोई काम नहीं देगा। इसलिए अब तू ये बहाने बनाना बंद कर दे और मुझे मेरे पैसे दे, वरना ये घर खाली करके चली जा। इतना कहकर ओम प्रकाश अमायरा और उसकी छोटी बहन को घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद अमायरा अपने माता पिता की तस्वीर हाथ में लिए अपनी बहन को लेकर फुटपाथ पर इधर उधर भटकने लगती है। तभी अमायरा की छोटी बहन कहती है, दीदी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि हम लोग दूसरा घर देख सके। श्रुति, तू इन सब की चिंता मत कर, तेरी बड़ी बहन है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बस आज रात हम लोग इसी पेड़ के नीचे गुजार लेते हैं, कल सुबह देखेंगे कि क्या करना है। इतना कहकर दोनों बहनें उसी पेड़ के नीचे कपड़ा बिछाकर सो जाती है और अगले दिन अमायरा अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे बैठाकर काम की तलाश में निकल पड़ती है। लेकिन अमायरा को कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता और वो दिन भर भूखे प्यासे काम की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। पर शाम होने के बाद जब वापस वो अपनी बहन के पास आती है तो आँखों में आंसू लिए वो कहती है, मुझे माफ कर देना मेरी बहन, लेकिन मैं आज भी तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। पता नहीं ऊपर वाला हमारी और कितनी परीक्षा लेंगे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? अमायरा के इतना कहते ही उसके पास रखी उसके माता पिता की तस्वीर अचानक से चमक उठती है और उसके अंदर से सोने और चांदी के चमचमाते हुए लहंगे बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर अमायरा और उसकी छोटी बहन हैरान हो जाती है। तभी उसकी माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है, घबराओ मत मेरे बच्चों, ये सोने और चांदी के जादुई लहंगे अपने माता पिता का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लो और जब भी तुम किसी भी तकलीफ में होगी तो इस चांदी के लहंगे को पहनकर तुम जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। और जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो तुम ये सोने का जादुई लहंगा पहन लेना, ये तुम्हारी पैसों की सारी समस्या दूर कर देगा और तुम दोनों बस इसी तरह हमेशा एक साथ रहना। तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अमायरा कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ और पिताजी, आज आपने अपना ये आशीर्वाद हमें देकर हम दोनों की सारी तकलीफों को दूर कर दिया है। अब हम खुशी खुशी अपना जीवन गुजार पाएंगे। इतना कहकर अमायरा सबसे पहले चांदी का लहंगा पहनते ही अपने लिए एक घर मांगती है और उसके ऐसा कहते ही उसके सामने एक सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी श्रुति कहती है, अरे वाह दीदी, ये तो सच में जादुई लहंगा है। चलो अब हम लोग अपने घर के अंदर चलते हैं।
और इस तरह घर के अंदर जाते ही श्रुति सोने का लहंगा पहनकर ढेर सारे पैसे मांगती है, जिसके बाद उसके सामने ढेर सारी नोटों की गड्डियों का ढेर लग जाता है और अब मायरा उन्हीं पैसों से अपना एक बड़ा सा कपड़ों का शोरूम खोलती है, जिसके बाद दोनों ही बहनें एक साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है और अब उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।